जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो ना तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। कल मैं आप सभी लोगों से ये बोला था कि इंडियन आर्मी की तरफ से ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ टेस्ट सीरीज डाला गया है। चाहे आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एएनए का तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर डब्ल्यूएमपी वोमेन मिलिट्री पुलिस जो लड़कियों के लिए भर्ती कराया जाता है उसका तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो, सभी ट्रेड का टेस्ट आप लोग को ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से बोला था कि भाई आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो वहां से पढ़ाई करते रहो, लेकिन ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मतलब आप जिस भी ट्रेड का तैयारी कर रहे हो ना उसका एक बार आप लोग वहां पर टेस्ट लगा लो। जैसे उससे ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन आप लोग को एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ अग्निवीर के पेपर में मतलब इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफी सारे लोग कमेंट करके बोले थे कि मैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टेस्ट नहीं लगा पाऊंगा, मुझे नहीं पता है कि किस तरह से टेस्ट लगाना है, उसके ऊपर आप एक विस्तार से वीडियो बनाकर बता दो। तो देखो अभी आज 11 से 12 बजे के बीच में वो वीडियो बनाकर जैसे मैं अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और किस तरह से टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। और बाकी जितने लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, देखो बस 2-3 दिन के बाद जैसे मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा, ठीक ना। 2-3 दिन के पहले भी हो सकता है। जैसे जितने लोग कोर्स परचेज कर लिए हैं और उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत जल्द उन लोगों का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और जितने लोग टेस्ट सीरीज परचेज किए हैं 49 रुपया में मतलब 30 टेस्ट सीरीज में देने के लिए बोला हूं, तो ये पूरा आप लोगों को मिलेगा, इसमें से एक भी टेस्ट सीरीज कम नहीं होगा। अभी मेरे एप्लीकेशन में ये टेस्ट सीरीज नहीं डाला गया है, लेकिन जितने लोग परचेज कर लिए है ना तो मतलब उन लोगों को पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा। और जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में टेस्ट सीरीज देखने को मिल रहा है तो इस तरह से नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसका पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई मतलब पूरा स्कोर दिखना चाहिए, मतलब सारी चीजें दिखना चाहिए, जैसे सेव एंड नेक्स्ट होना चाहिए, तो वो सारी चीजें 2-3 दिन के बाद देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। और एक ही बार पूरा 30 टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जैसे भर्ती से मतलब 1 महीना पहले ये पूरा देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों को किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। 2-3 दिन के बाद मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। जितना लोग 49 रुपया पे कर दिया है ना तो उन लोगों को इसी पैसे में पूरा 30 टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेकिन जब हमारा एप्लीकेशन अपडेट होगा तो उसके बाद से ये प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इसको लेकर आप लोग बुरा नहीं मानना, जैसे आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई कितना प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब जब एप्लीकेशन अपडेट होगा, जैसे मैं एप्लीकेशन बनवाया था लेकिन अब दोबारा समझो बनवा रहा हूँ, ठीक है ना, किसी और को मतलब पैसा पूरा देकर और दोबारा बन रहा है, तो मतलब इसीलिए जैसे इसका प्राइस बढ़ जाएगा, सर्वर का थोड़ा पैसा भी मतलब ज्यादा खर्च होगा, तो वही सारी चीजें देखकर ये बढ़ाया जाएगा। और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ कि इस बार जब मेरा एप्लीकेशन अपडेट होगा तो शायद जितना लोग 99 रुपया कोर्स परचेज कर लिया है तो उसमें जितना भी जीके जीएस का प्रश्न है, जितना भी टॉपिक वाइज प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक पूरा वीडियो, जैसे मतलब वो प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, जितने लोग परचेज किए रहेंगे उसका वीडियो भी उन लोगों को मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। ऐसा जैसे एप्लीकेशन वाले तो बता रहे थे जो नया नया बना रहे हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा मतलब पैसा तो पूरा बढ़िया से ले रहे हैं, तो मतलब जैसे वो पूरा आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो भी ऐसे एप्लीकेशन में मतलब डाल दूं, ठीक है ना। और मैथ के लिए भी मैं देखूंगा, जैसे मैथ के सॉल्यूशन के लिए मैं किसी सर को देखूंगा तो वहाँ हो सकता है कि मैथ का सॉल्यूशन भी डलवा दूंगा, ठीक है ना। इतना कर सकता हूँ मेरे भाई, मैं पूरा अपने तरफ से 100% कोशिश करूंगा, बस इस बार एप्लीकेशन अपडेट हो जाने दो। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखो इतना बात बताना आप लोग को जरूरी रहता है, आप लोग ये नहीं सोचना कितना बात बोलता हूँ, अब बीच में कोई भी बात नहीं होगा, ठीक है ना। हम डायरेक्ट अपने 35 प्रश्न को देखेंगे, तो पूरा फोकस आप लोग इस पर डालो और ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना। आपका पहला प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मंगल पांडे का संबंध किससे है? 1846, 1856, 1858, 1857 है। तो मंगल पांडे का संबंध 1857 के क्रांति से है, ठीक है ना। मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो मंगल पांडे का संबंध 1857 के क्रांति से है। मंगल पांडे का संबंध 1857 के क्रांति से है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान थ्री ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। ऐसे प्रश्नों को भूलना नहीं है, ठीक ना, अपने दिमाग में बैठाए रखना है क्योंकि करंट का प्रश्न है और पूछा जाने वाला प्रश्न है। 14 जुलाई 2023, 24 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 और 4 जुलाई 2023। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो इसका राइट आंसर आपका 23 अगस्त 2023 हो जाएगा, ठीक ना। 23 अगस्त 2023 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रसेन रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल हैं। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा इज राइट आंसर। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो त्रिपुरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्या जर्मनी की मुद्रा का नाम है। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है। डॉलर, रैंड और नीचे आपका दिया है पाउंड और यूरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है। इसका राइट आंसर आपका यूरो हो जाएगा, ठीक ना। यूरो इज राइट आंसर। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है। तो यूरो है। यूरो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि माजुली मतलब किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो माजुली है ये असम में पड़ती है, ठीक है ना। माजुली किस नदी के किनारे स्थित है। इंद्रावती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी, मांडवी नदी। ये माजुली कहाँ पर पड़ता है। तो ये असम में पड़ता है, ठीक ना। और ये किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है। कालिदास, तुलसीदास, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका कालिदास हो जाएगा, ठीक ना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। श्रीनगर, वाराणसी, गोवा और अमृतसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, ठीक है ना। वाराणसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। राजस्थान, पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है ना। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल का राजधानी कहाँ पर है। तिरुवनंतपुरम है, ठीक है ना। देखो मतलब सभी राज्य का राजधानी आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ये मैं आप लोगों को रोज बताता हूँ, तो आप लोगों को ये पता होना ही चाहिए। नहीं तो जिस दिन पेपर देने बैठोगे ना और उस दिन आ जाएगा कि हाँ मतलब मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा। तो ऐसा आप लोगों को करना ही नहीं है, ठीक है ना। तुक्का उक्का नहीं मारना है क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम है। अगर 2 महीना मेहनत से पढ़ दे रहे हो ना तो पूरे राज्य का राजधानी याद हो जाएगा। मेरे भाई एक दिन में कोई नहीं याद कर पाता है, बस कई दिन पढ़ते रहना वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है। तो तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका 3:2, 3:1, 2:1, 4:3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3:2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो 3:2 हो जाएगा और 3:2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है
मैं यूट्यूब पर भी करा चुका हूँ और यूट्यूब पर कराने के अलावा मैं जैसे एप्लीकेशन में भी पूरा डाल दिया हूँ। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है पूरा मेरे एप्लीकेशन में है, ठीक है ना। जितना लोग मेरे एप्लीकेशन में मतलब परचेज करके पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? बैरकपुर छावनी और नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेरठ छावनी हो जाएगा। मेरठ छावनी इज राइट आंसर। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? तो मेरठ छावनी हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका 5 हो जाएगा, 6, 7 और 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल में कुल आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। 8 इज राइट आंसर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, हरियाणा, बिहार और लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया, ठीक है ना। कब्जा कब किया गया? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1605 ईस्वी, 1990, 1510 और 1450 है। तो इसका राइट आंसर 1510 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। और बार बार पूछा जाता है कि गोवा कब स्वतंत्र हुआ, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखो, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा तो 1510 ईस्वी में किया गया, लेकिन गोवा कब आज़ाद हुआ ये भी पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखो, एक भाई साहब कमेंट किए थे कि आज आप एक भी प्रश्न नहीं दिए, मतलब वो हमारा ही DP लगाए हुए हैं, वो बार बार कमेंट करते हैं, ठीक है ना। वो भाई साहब कमेंट किए थे कि आप आज एक क्वेश्चन नहीं दिए, तो वो नाराज हो गए थे। तो मेरे भाई, नाराज होने का जरूरत नहीं है यार। चलो, मैं अब क्वेश्चन दिया हूँ ना, गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 8 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। एक बात और है यार, जैसे मैं आप लोगों से कल बोला था लाइव पढ़ाने के लिए ना, तो लाइव जैसे आज, जैसे मैं कल बोला था कि शाम को आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा, मतलब 10-15 क्वेश्चन लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट वाला, और लाइव जैसे पूरा का पूरा ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा कल यूपी पुलिस का पेपर है, जब पेपर ऊपर देकर आऊंगा उधर से ना, तब मैं इसको ट्राई करूंगा, ठीक है ना। मैं भूला नहीं हूँ, आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं बस बोल दिया हूँ, भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं कोशिश जरूर करूंगा, उधर से आऊंगा तो अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 8 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बैडमिंटन और क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है, ठीक ना। इससे रिलेटेड, मतलब जैसे कप से रिलेटेड, ट्रॉफी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखो, डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। अगर पूछेगा कि मारडेगा कप का संबंध किससे है, तो वो भी फुटबॉल से ही है। अगर
पूछेगा जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है, ठीक है ना। और आशुतोष कप पूछेगा, आशुतोष कप का संबंध किससे है, तो आशुतोष कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा फुटबॉल वाला है। और देखो जो क्रिकेट वाला रहता है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, रणजी वाला, ठीक है ना। पूछता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। पूछता है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। पूछता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है ना। और थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। पूछता है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है, ठीक है ना। अभी आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए ना, अभी तो मैं आप लोग को बता रहा था कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। जैसे यही होता है, जैसे जब चारों ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा डीपली से मतलब मैं भी देखता हूँ तो मुझे भी कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए तो मैं आप लोग को सीधा सीधा बस एक ही रटते रहता हूँ। मैं जो पढ़ाता हूँ याद कराने का कोशिश करता हूँ। आपका डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है ना। डूरंड और मारडेका एक ही साथ याद रखना। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और मारडेका कप का संबंध भी फुटबॉल से है। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर, मुल्डर, वर्लिजियस और अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन की खोज किसने की थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर मुल्डर हो जाएगा, ठीक ना। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो मुल्डर इज राइट आंसर। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी, ठीक है ना। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना जाने कितनी बार मैं इसको बता चुका हूं, तो ये तो आप लोग को भूलना नहीं है। अगर ये भूलोगे ना तो मेरे भाई मुर्गा बना बना कर मार खाओगे। कहां पर, यहाँ पर नहीं, आर्मी में जब जाओगे और इतना आसान प्रश्न को भूलोगे ना तो फिर वहां पर मुर्गा बना दिए जाओगे। तो भूलना नहीं है। मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कई बार बताया हूं, फ्रक्टोज, ठीक है ना। फ्रक्टोज इज राइट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, चलो ये भी आप लोगों को बताना है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। मुर्गा बना दिए जाओगे अगर नहीं बताओगे तो, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूं। विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन जैसे खट्टा चीज किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन सी में पाया जाता है। ये बार बार पूछता है ना, इसलिए इसके बारे में मैं बार बार जिक्र करता हूं। जो बार बार पूछता है ना तो उसके बारे में मैं बार बार जिक्र करता हूं, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, रिकेटस रोग, रतौंधी रोग और बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, रिकेटस इज राइट आंसर। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अब देखो पेपर में विटामिन से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछता है, वो होता है विटामिन B12, ठीक है ना। मतलब बहुत बार ये पूछा जा चुका है, अगले बार भी पूछा गया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन नाम है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को पता कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो ये भी कोई बताने वाली बात है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। मेरे भाई आर्मी का पेपर मतलब कुछ ऐसा प्रश्न रहता है जो एकदम आसान आता है, कुछ ऐसा प्रश्न रहता है कि जैसे लगता है IAS PCS बना देंगे
सब। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत इज राइट आंसर। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पश्च भाग हो जाएगा, ठीक है ना। जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो पश्च भाग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग से ग्रसित आंखों का रंग कैसा हो जाता है? तो पीलिया रोग से ग्रसित आंखों का रंग कैसा हो जाता है, ये भी बताने का जरूरत है। पीलिया रोग से ग्रसित आंखों का रंग कैसा हो जाता है? मेरे भाई, अगर आप लोगों का दिमाग इधर नीला, लाल, काला पर जा रहा है ना, तो फिर मैं आप लोगों को पागल घोषित करता हूँ। मेरे भाई, पीलिया नाम से ही लग रहा है, पीला इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसमें होती है? ए किरण, अल्फा किरण, बी किरण, उसके बाद से अल्फा, बीटा और गामा। तो और यहाँ पर नीचे दिया है पराबैंगनी किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका गामा किरण हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किस में होती है? तो गामा किरण इज राइट आंसर। गामा किरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? देखो, टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो उसको देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन टेंशन ना लो। जैसे ही मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा तो पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरा एप्लीकेशन के बारे में अपने यार दोस्तों को भी बताओ यार। देखो, संजीत भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। संजीत भाई, जैसे मैं कल शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो वो अपनी एप्लीकेशन से पढ़ाई भी कर रहे हैं और एप्लीकेशन के बारे में बताए भी थे। तो जितने भी साथी परेशान है ना कि भाई मैं कौन सा जीके जीएस याद करूँ, मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, मतलब ये सब लेकर जितने लोग भी परेशान है ना, तो उन लोगों को बताओ कि यार एक नीलेश डिफेंस करियर के नाम से एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पर पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी आप जितने लोग भी मेरे मोबाइल पर फ़ोन करते हो, नहीं रिसीव कर पाता हूँ, तो मेरे भाई उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी इंसान हूँ। बाकी आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं रात बिरात देख लूँगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित यहाँ पर रहेगा, अप्रभावित कर लेना। अप्रभावित रहती है, ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? ताप, दाब, आर्द्रता और गैस का घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दाब, ठीक है ना। दाब इज राइट आंसर। ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? तो दाब में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, रेटिना, पुतली और लेंस है। तो इसका राइट आंसर रेटिना हो जाएगा। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका है जूल है। जूल इज राइट आंसर। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फलों को पकाने वाली गैस है नियान, एथिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों को पकाने वाली कौन सी गैस है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। फलों को पकाने वाली कौन सी गैस है? तो एथिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर।
चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? तो सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? तो सल्फर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरे का, ठीक है ना। हीरा इज राइट आंसर। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। अंगूर व इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से रीजनिंग आ जाएगा, तो रीजनिंग भी आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। कुछ साथी लोग बोलते हैं कि भाई मैथ का क्लास करवाइए, तो मैथ का क्लास मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। यूपी पुलिस का पेपर देकर आ रहा हूँ, तो अभी मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब मैं अच्छे से पढ़ूंगा तभी आप लोग को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इतना आप लोग मेरे पर भरोसा कर सकते हो, जो मैं पढ़ूंगा ना उसको मैं आप लोग के दिमाग में सेट कर दूंगा। देखो मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर मैथ चाहे रीजनिंग कुछ भी बताऊंगा, मतलब सामने आकर बताऊंगा ना, तो बेहतर तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। इतना मुझे अपने आप पर भरोसा है। ये घमंड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं एनसीसी में भी जैसे लोगों के सामने बोला हूँ, जैसे जिस तरह पढ़ाया जाता है उस टाइप का, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट है कि अम्ल स्वाद में होते हैं, कैसे होते हैं? खट्टे, कड़वे, मीठे और स्वादहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर आपका खट्टे हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना तथा इतना को इतना लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर समझने का जरूरत है। यहाँ पर कितना अक्षर है? 6 अक्षर है, और यहाँ पर भी 6 अक्षर है, यहाँ पर 4 अक्षर है, तो यहाँ पर भी 4 अक्षर है। अब कोड देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जी 7 नंबर पर आता है, यहाँ 7 तो है, ए 1 नंबर पर आता है लेकिन यहाँ 2 दे दिया है, आर 18 नंबर पर आता है लेकिन यहाँ 5 दे दिया है। तो अब हम लोग को ऐसे देखना है। देखो ये जो जी है ना, जी का कोड कितना है? 7 है। यहाँ जी 1 नंबर पर है, तो यहाँ 7 1 नंबर पर है, तो जी का कोड कितना हो गया? जी का कोड आपका 7 हो गया। सेम उसी तरह से ए का कोड आपका कितना हो गया? ए का कोड आपका 2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से आर का कोड आपका 5 हो गया। आर का कोड कितना है? आर का कोड आपका 5 है। उसके बाद से आई का कोड कितना है? आई का कोड आपका 4 है, ठीक है ना। आई का कोड 4 है। उसी तरह से एम का कोड कितना है? तो एम का कोड 3 है। एम का कोड कितना है? 3 है। उसी तरह से ए का कोड कितना है? तो ए का कोड आपका 2 है, ठीक है ना। ए का कोड 2 है। उसी तरह से टी का कोड कितना है? तो टी का कोड आपका 6 है। टी का कोड कितना है? यहाँ पर लिख देते हैं। टी का कोड आपका 6 है, ठीक है ना। टी का कोड 6 है। और आई का कोड कितना है? 4 है। आई का कोड आपका क्या है? 4 है। आई का कोड आपका 4 है। उसके बाद से एन का कोड कितना है? एन का कोड 8 है। एन का कोड कितना है? एन का कोड आपका 8 है, ठीक है ना। उसके बाद से ए का कोड कितना है? 2 है। ए का कोड कितना है? 2 है। तो यहाँ पर जितना भी कोड देखने को मिल रहा है आप लोग को ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर अक्षर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैनेज कर लेना। अब यहाँ पर एम दिया है, ठीक है ना। एम को क्या लिखा जाएगा? एम का कोड आपका 3 है, तो क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आपका 3 होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा करके, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ए दिखाई दे रहा है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा? ए का कोड आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लिख देता है। उसके बाद से आपका आर देखने को मिल रहा है, तो आर का कोड क्या है? आर का कोड आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 2 5 हो गया। तो उसके बाद से आर के बाद से टी आ रहा है, तो टी का कोड क्या है? आपका टी का कोड 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दे रहा है, ठीक है ना। क्या लिख दे रहा है? 6 लिख दे रहा है। अब देखो यहाँ पर 6 लिख दे रहा है, तो उसके बाद से फिर
आई है, तो आई का कोड कितना है, आई का कोड यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 लिख दे रहा है। उसके बाद से यन का कोड कितना है, यन का कोड कहाँ पर गया, यन का कोड 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दे रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है, मतलब आपका 3 2 5 6 4 8 है, 3 2 5 6 4 8 है, और लास्ट में आपका ए है, तो ए का कोड 2 है। तो इसका ये 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझे हो ना इसको किस तरह से किया हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। इसका पूरा कोड आप लोग लिख लेना और इसका भी पूरा कोड आप लोग लिख लेना। उसके बाद ये जो इंग्लिश का अक्षर दिया है ना, मतलब इसमें आप लोग को पूरा मिल जाएगा। जैसे यम है ना, तो इस यहाँ पर यम दिख रहा है और यम का कोड क्या है, 3 है, तो यहाँ पर यम का कोड 3 लिख देंगे, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है तो उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पर उत्तर हो गया, उसके बाद से इसका उल्टा यहाँ पर दक्षिण हो गया, उसके बाद से यहाँ पर पूरब हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया। तो बोला जा रहा है कि यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, ये जो पश्चिम है ना, ये क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। दक्षिण कितना डिग्री जाएगा, यहाँ 90 डिग्री आएगा, तभी ना मतलब पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा। मान लो ये जब यहाँ आ रहा है तो ये पश्चिम यहाँ चला आएगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। जब पश्चिम 90 डिग्री जाएगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो आप लोग समझे हो ना, जैसे बोला कि यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, जैसे उत्तर यहाँ पर है, फिर नीचे दक्षिण है, उसके बाद इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो बोला जा रहा है कि यदि पश्चिम दक्षिण हो जा रहा है, ये जो पश्चिम है ना, ये दक्षिण हो जा रहा है, ये हो जा रहा है दक्षिण हो जा रहा है। जब दक्षिण यहाँ से 90 डिग्री आएगा, जैसे जब दक्षिण 90 डिग्री आएगा, तो ऐसे सेम है, मतलब उसी तरह से पश्चिम भी 90 डिग्री आगे जाएगा। जब मान लो ये यहाँ पर आ रहा है तो पश्चिम भी 90 डिग्री आगे जाएगा, और जब ये 90 डिग्री आगे जाएगा तो उत्तर के जगह पर आ जाएगा। और बोला जा रहा है कि उत्तर क्या होगा, तो उत्तर ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 8 दिया है, 27 दिया है, 125 दिया है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 8 किसका क्यूब होता है, 8 आपका 2 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है, तो 8 आपका किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 27 3 का क्यूब होता है, ठीक है ना। और यहाँ 5 किसका क्यूब होता है, जैसे 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है। जैसे 5 5 25 और 25 5 125 है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे अभाज्य संख्याओं का घन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पर से 3 आया है तो 5, उसके बाद से क्या आ जाएगा, उसके बाद से आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 का क्यूब क्या आ जाएगा, मतलब 7 का क्यूब आपका 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बढ़ई फर्नीचर तो संपादक किससे रिलेटेड है। बढ़ई फर्नीचर बनाता है तो संपादक क्या बनाता है, डिजाइन, अखबार, दीवार और फिल्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका अखबार हो जाएगा। संपादक अखबार बनाता है, ठीक है ना। बढ़ई फर्नीचर बनाता है तो संपादक क्या बनाता है, अखबार बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि AE मतलब AE 15 दिया है, फिर BI, तो मतलब आगे क्या होगा। यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, ए का मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ई का मान 5 हो जाएगा, मतलब ए 1 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर, सीधा सीधा 15 दिख रहा है। तो बी 2 नंबर पर आता है और आई 9 नंबर पर आता है। तो 9 नहीं दिया है क्या, आई 9 नंबर पर आता है मेरे भाई। यहाँ पर 9 रहेगा, 29 रहेगा, कोई भी आप एक 29 बना लो, यहाँ पर कोई भी एक 29 बना लो, क्योंकि ए 1 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से बी 2 नंबर पर आता है और आई 9 नंबर पर आता है। तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के 30-35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और आज 11 बजे से 12 बजे के बीच में, मतलब जैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किस तरह से टेस्ट लगाना है, वो वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।